हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश चौधरी। जैसा कि यूपी बोर्ड का एग्जाम इंटरमीडिएट खत्म हो गया, अब मैं क्रमबद्धता तरीका से एक एक चैप्टर उठाऊंगा और उसको फॉलो करूँगा। अब बहुत ब्रॉडली बताऊंगा, बहुत ब्रॉडली एक्सप्लेन करूँगा, जो कि चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे के लिए हो जो 12 में हो, या फिर चाहे नीट का स्टूडेंट हो। मेरा मेन फोकस रहेगा नीट के स्टूडेंट के लिए। नीट हुए, यूपी बोर्ड हुए, या और सारे कंपटीशन एग्जाम में जो कि प्रश्न यहाँ से मिल सकते हैं। हमारा मेन लक्ष्य है केमिस्ट्री को सुदृढ़ अच्छी तरीके से पढ़ाते। केमिस्ट्री को हमारा पढ़ाया हुआ सभी स्टूडेंट अच्छी तरीके से केमिस्ट्री को समझे, तो फिर केमिस्ट्री में प्रॉब्लम ना आए। आज हमारा एक चैप्टर होता है एफिड एंड बेसिस। एफिड एंड बेसिस मैं इसको बताऊंगा, एफिड और बेसिस को समझाऊंगा। एफिड एफिड एंड बेसिस मैं एफिड एंड बेसिस के बारे में बताऊंगा। मैं एफिड और बेस के बारे में बताऊंगा। बहुत सारा ये प्रश्न होता है, मैं ये देखता हूँ कि यूपी बोर्ड में एग्जामिनर वाइवा लेने आते हैं, या फिर हुआ कि कोई भी कंपटीशन में ऐसे होता है कि एफिड का नाम बताइए, या एफिड कोई दिया रहेगा, कहेगा ये इसको एक मतलब ये लुईस एफिड है कि नहीं है, या फिर इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एफिड कौन सा है, वीकेस्ट एफिड कौन सा है, ऐसे सब एफिड के नाम भी पूछ लिया जाता है। तो मैं आज आप लोगों को बहुत बेसिक स्तर से एफिड और बेस का डिफिनेशन दूंगा, एफिड को बताऊंगा। मैं भी ये कई वाइवा लेने बच्चों से पूछ लिया, अच्छा 2 एफिड का नाम बताओ, 2 एफिड का नाम बताओ, 4 एफिड का नाम बताओ, 5 एफिड का नाम बताओ, तो बच्चे घबराने लगते हैं। बच्चे कई एफिड के जगह पर फॉल्ट का नाम बताने लगते हैं। जैसे कोई कह दिया कि HCl, कोई NaCl कहा, कोई HCl कहा, कुछ ऐसे एक में ऐसे मिक्स करके बताने लगते, उनको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता। तो ये जो ऐसे कुछ बच्चे ने बताया कि नहीं सर HCl हो जाता है, HCl हो जाता है। हाँ, तो मैंने कहा हाँ HCl हो जाता है। उन्होंने H2FO4 बोला, H2FO4 हो गया, और इसी में NaCl भी बोल देता है, NaCl भी बोल देता है। तो वहां पर ये तो एफिड हो जाता है, एफिड हो जाता है, ये एफिड हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये फॉल्ट हो जाता है, ये फॉल्ट हो जाता है, यहाँ गलत हो जाता है। यदि बच्चा एफिड के बारे में बताता है, एफिड दो मान लीजिए सपोज एफिड का एफिड का ये दोनों आपका सही हो गया, ये गलत हुआ, तो फिर एग्जामिनर या फिर वाइवा जो होता है वहां पर एक प्रश्न आ जाता है कि क्या नाम, चाहे स्ट्रॉन्ग एफिड का नाम बताओ, या फिर अगला प्रश्न ये हो जाता है कोई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एफिड, ऑर्गेनिक एफिड बताओ, ऑर्गेनिक एफिड बताइए। ऑर्गेनिक एफिड में फिर बच्चा कंफ्यूज होता है, HCl बताए, H2FO4 बताए, HNO3 बता देने लगता, वो भी गलत हो जाता है। यहाँ पर जो हो जाता है जैसे HCOOH ये हो जाता है, फार्मिक एफिड हो जाता है, एफ्टिक एफिड हो जाता है, ये सब एफिड हो जाता है। तो मैं आज आप लोग को एक क्रमबद्धता तरीका से एफिड और बेस को बताऊंगा। मैं सबसे पहले चूज करता हूं, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत वाइडली रूप में यूज होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होता है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, concept of एफिड एंड बेसिस।
एफिड एंड बेस। मैं एक आर्गेनियस कॉन्सेप्ट जो कि इसको बताऊंगा। हालांकि एफिड बेस की बहुत सारी थ्योरी है, एफिड बेस की बहुत सारी थ्योरी है। एफिड पे आर्गेनियस कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लोरी एंड ब्राफ्टेड कॉन्सेप्ट हो जाएगा, और उसके लक्स फ्लूट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मैं क्रमबद्धता तरीका से मैं एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। आज मैं आर्गेनियस कॉन्सेप्ट के बारे में विचार करूंगा, आर्गेनियस कॉन्सेप्ट आपका तैयार कराऊंगा। और इसमें यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको दोबारा रिपीट करूंगा। आर्गेनियस कॉन्सेप्ट, तो आर्गेनियस कॉन्सेप्ट जो यूज होता है, अकॉर्डिंग टू आर्गेनियस कॉन्सेप्ट, एफिड इज दैट सबस्टेंस who dissolved in water gives H plus ion. Aphid is that substance, yeah, aphid is that substance who dissolved in water, and dissociate to give H plus ion is called हो जाएगा एफिड। या फिर मैं ऐसे कहता हूँ अम्ल के बारे में ऐसे कह देता हूँ, ऐसे हेडिंग डालता हूँ अम्ल, क्योंकि कुछ बच्चों का हमारा कमेंट आता है जिस पर हिंदी में यूज करूंगा, हिंदी, तो हिंदी के लिए मैं हिंदी में भी यूज करूंगा, इंग्लिश वर्ड भी यूज करूंगा, मिक्स में यूज करूंगा, जैसे कि सभी हिंदी वाले बच्चों को और इंग्लिश वाले बच्चों को सबको समझ में आए। अम्ल वो आर्गेनियस थ्योरी के अनुसार, आर्गेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार अम्ल वो पदार्थ है, अम्ल वो पदार्थ है, अम्ल 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 वह पदार्थ है जो कि जली विलयन में घोलने पर, जली विलयन में घोलने पर वियोजित होकर जली विलयन में वियोजित होकर H प्लस आयन, H प्लस आयन हम लोहा पदार्थ आर्गेनियस थ्योरी के अनुसार, आर्गेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोहा पदार्थ है जो कि जली विलयन में घोलने पर वियोजित होकर के H प्लस आयन देता है। H प्लस आयन देता है वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। जैसे एग्जांपल लेता हूं या उदाहरण देता हूं कि HCl को एक गैसी HCl, गैसीय माध्यम, गैसीय HCl को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है। ये पानी में HCl कैसे माध्यम में? गैसीय माध्यम में। इसमें वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, और डिजॉल्व होने के बाद में ये क्या देता है? H प्लस आयन देता है और Cl माइनस आयन देता है। यहाँ क्या लिख दिया जाता है? AQ लिख दिया जाता है, AQ लिख दिया जाता है। AQ मीन्स क्या हो जाता है? AQ मीन्स जलीय हो जाता है। AQ में AQ का ऐसे जलीय माध्यम, जली माध्यम में HCl जो आयनाइज हुआ ये क्या दिया? H प्लस आयन, Cl माइनस आयन। इससे साबित होता है कि ये हमारा HCl जो होता है ये क्या है? अम्ल।
और बहुत सारा एग्जाम्पल है। HCl हमारा अम्ल है, H2FO4 मैं करता हूँ, H2FO4 करता है, H2FO4 करता है, ये आयनाइज हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। कहाँ पर? ऐसे चाहे यहाँ वाटर लिख दे, WATER वाटर लिख दे, और इसको क्या करते हैं, 2H प्लस आयन, 2H प्लस आयन और FO4 डबल माइनस। ये क्या काम कर रहा है? ये अम्ल का काम है, H2FO4 अम्ल का काम कर रहा है। HNO3 होता है, HNO3 होता है, HNO3 होता है, प्लस वाटर किया, प्लस वाटर किया, ये क्या हो जाएगा, H प्लस आयन हो जाएगा, NO3 माइनस। ये भी अम्ल की तरीका से व्यवहार है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत जैसे मैं इसको लिखा, HCl लिखा, H2FO4 लिखा, HNO3 लिखा। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि मैं आपको यहाँ बताऊँ। जैसे एसिटिक एसिड लिखा, अगला मैं लिखता हूँ चौथा नंबर पर CH3 COOH, ये भी एक अम्ल की तरीके से था, ये भी एक अम्ल, एसिटिक एसिड हो गया, फार्मिक एसिड हो गया, ये भी ये सब क्या होते हैं, H प्लस आयन देगा, H प्लस आयन देगा तो अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H प्लस आयन देगा तो अम्ल हो जाएगा। अगला जो आता है, इसी के बाद मैं आपको बताता हूँ, आप लोग इसको बहुत केयरफुली आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को ध्यान दें। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार अम्ल वो होता है जो जलीय विलयन में वियोजित होकर या डिसोसिएट होकर के H प्लस आयन देता है, इसे हम अम्ल कहते हैं। इसके लिए जल होना जरूरी है, एक्वा सॉल्यूशन होना जरूरी है, तभी वो अम्ल कहलाएगा। अगला हमारा हेवी होता है, अगला हमारा होता है बेस गैस। अगला हमारा होता है क्षार गैस। बेस क्षार गैस, क्षार वो सबस्टेंस है, क्षार वह पदार्थ है, मैं लिखता हूं क्षार वह पदार्थ होता है, वह पदार्थ होता है, क्षार वह पदार्थ होता है जो कि जलीय विलयन में वियोजित होकर, जो कि जलीय विलयन में वियोजित होकर क्या देता है? OH माइनस आयन। इसको कहते हैं हाइड्रॉक्सिल आयन, HYDROXYL, हाइड्रॉक्सिल आयन। यह हाइड्रॉक्साइड आयन है, हाइड्रॉक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रॉक्साइड आयन देते हैं। वो क्या कहलाता है? अम्ल। वह क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है, क्षार कहलाता है, क्षार कहलाता है। क्षार वह पदार्थ होता है जो कि जलीय विलयन में वियोजित होकर OH माइनस आयन या हाइड्रॉक्साइड आयन या हाइड्रॉक्सिल आयन देता है, क्षार कहलाता है। एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूं NaOH, एक इसको मैं कहता हूं वाटर में डालता हूं, इस देता क्या है? Na प्लस आयन और OH, ये क्षार करने,
KOH में ले लिया, KOH H2 ये हो जाएगा K प्लस OH। ये हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है? ये हमारा क्या है? क्षार। ये हमारा क्या है? ये हमारा फॉस्फेट क्या है? ये दोनों हमारे क्या है? क्षार। ये हमारा क्षार वह पदार्थ होता है जो कि जलीय विलयन में आयनाइज होकर के या वियोजित होकर के OH माइनस आयन देता है, हमारा क्षार कहलाता है। अब क्षार के बाद में Fe में एक और वो आ जाता है, क्षार के बाद में एक और वे आ जाता है। ये जब जल में ये भी आयन दे देता है, ये H प्लस आयन जो मैंने बताया, H प्लस आयन जो बताया, ये एक्ट है, ये प्रोटॉन की तरीका से कार्य करता है। ये प्रोटॉन की तरह कार्य करता है। और H प्लस आयन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। H प्लस आयन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि H प्लस आयन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्यों? कैसे जानकारी? मैं H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, वो हो जाता -1। पॉजिटिव चार्ज कब बनता है? किसी भी आयन पर कोई भी जो पॉजिटिव चार्ज बनाया रहता है, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये इलेक्ट्रॉन निकालता है तो धन आयन बनता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋण आयन। तो मैं यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज है, इसका प्रमाण क्रमांक 1 है, इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। और जब इसको मैं प्लस आयन कर देता हूँ तो इस पर लिखता हूँ -0, अर्थात F में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, अर्थात मैं कह सकता हूँ H प्लस आयन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अब यहाँ हमारा ये कॉन्सेप्ट एक चीज और आता है, H प्लस आयन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। ये एक आयन के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। H प्लस आयन यदि H2O से संयोग कर जाता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म यदि इसको दे देता है, क्योंकि इसमें F सेल जो होता है खाली है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण कर लेता है तो ये बन जाता है हमारा H3O प्लस। इस आयन का नाम क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन, HYDRONIUM, हाइड्रोनियम। इस का आयन का नाम H3O प्लस आयन का नाम होता है हाइड्रोनियम। मैं इस हाइड्रोनियम आयन को बताया, H प्लस आयन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और ये भी लिख सकते हैं H प्लस आयन जो होता है सबसे छोटा आयन है। H प्लस आयन है सबसे छोटा है। मैं इसके बारे में मैंने एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्लियर किया, आर्हेनियस के अनुसार एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्लियर किया, लेकिन आर्हेनियस का एक वीक पॉइंट है, लिमिटेशन इसका है, लिमिटेशन है, लिमिटेशन है, कमियां हाइड्रोनियस कॉन्सेप्ट की कमियां है, बहुत जबरदस्त कमियां हैं। एग्जाम में आता है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट वही फॉलो करेगा, जहां जलीय माध्यम होगा। जहां जलीय माध्यम नहीं होगा, ये यूज होता है ये एक्वस सॉल्यूशन में, जहां जलीय माध्यम में जलीय माध्यम जरूरी है, कंपल्सरी है, जलीय माध्यम
कंपल्सरी है। जली माध्यम कंपल्सरी है, जली माध्यम जरूरी है, जरूरी है, कंपल्सरी है। यदि नहीं होगा जली माध्यम तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड और बेस अप्लाई नहीं होगा। यही कमी है। एग्जाम में पूछा जाता है यदि जली माध्यम ना हो तो क्या आर्हेनियस कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा? नहीं फॉलो करेगा। मैं इसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट जो होता है मैं लोरी ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट को बताऊंगा और कई थ्योरियां हैं एसिड बेस के लिए, मैं क्रमबद्धता तरीका से इसको बताऊंगा। यदि आपको आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में कोई कमी लग रहा हो तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में, डायरेक्टली हमारे यूट्यूब चैनल पर जो हमारा वो कमेंट लिखने का वो पर आप लिखिए सर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको दोबारा रिपीट करें। मैं उसको दोबारा रिपीट करूंगा, आपको क्लियर वे में बताऊंगा। हमारा वादा है जो हमसे जुड़ा हुआ है मैं उसको केमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीका से करूंगा। और समय अब तो यूपी बोर्ड एग्जाम का 12 का खत्म नहीं हुआ, केमिस्ट्री खत्म हुआ। अभी मान लीजिए 2-4 दिन जो भी लगे, तो उसके बाद आप लोग एक हेडिंग को अपने समय को ना गवाइए, समय को ध्यान में रखते हुए बहुत क्लियर वे में पढ़ना स्टार्ट करें। समय को गंवाने से आपका नुकसान होगा। तो मैं फिर बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन आप आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।